प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी पेट्रोलियम मसनूआत में तारीखी इजाफा और फिर उसके बाद 80 रुपये का सरप्राइज़ कमी का ऐलान किया गया। क्या वजह बनी और इतनी तेज़ी से इजाफा क्यों हुआ, और जितनी तेज़ी से इजाफा हुआ उतनी ही तेज़ी से इसमें कमी का ऐलान भी किया गया। इसकी पस से पर्दा जो महरक़ात क्या हैं और उस पर बात करेंगे, और ख़ास तौर पे माशी बहरान को से निपटने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के ऊपर जो सियासी खींचातानी है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और जिस तरह हुकूमत की तरफ से और उनके जो वज़ीर हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये एक कौमी मामला है और इसके ऊपर सियासत ना की जाए बल्कि हुकूमत का साथ दिया जाए ताकि इस कौमी बहरान से बाहर निकल सकें। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। जनाब अजीम चौधरी साहब वीडियो लिंक के जरिए में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। चौधरी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू। उनके साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, माहिर माशी अमूर हैं और बड़े वोकल हैं, ख़ास तौर पे इकॉनमी की जब हम बात करते हैं उसके ऊपर खुल के तज़िया करते हैं। चौधरी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। जी थैंक यू वेरी मच। अजीम चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। किस तरह देख रहे हैं, एक तो इतनी जल्दी क्या हुई हुकूमत को कि एक तरफ वो इतनी तेज़ी से उन्होंने इजाफा किया, ये 50-50 रुपये करके भी बढ़ा सकते थे, यकमुश्त उन्होंने रेट बढ़ाए और उसके बाद फिर सरप्राइज़ दिया 80 रुपये का। क्या वजह है इसके पीछे? कोई मामलात थे, हुकूमत कोई पॉलिटिकली इसको या आवाम की नफ्सियात से खेलना चाह रही थी? क्या इशूज़ हैं ये? तो खैर हुकूमत ये बता सकती है, मैं तो तज्जिया कर सकता हूँ। जो मैं सुन रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, जो समझ सकता हूँ, उसके मुताबिक अपनी गुजारिश आपके सामने रख देता हूँ। पिछले कई माह से ये बात सुनने में आ रही थी जी जी। कि दुबई हमारे जो पास जो उसके सेफ डिपॉजिट थे $2 बिलियन, जिसकी बुनियाद पर हमारे IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ था, वो रोल ओवर नहीं करना चाहता और वो हर महीने तकाजा कर रहे हैं कि हमारे पैसे वापस दे दें। पहले जब हमने ये कर्ज लिया था, ये पैसे लिए थे जी। उस पर हम इतना इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे। अब हम 6% इंटरेस्ट दे रहे थे फॉरेन एक्सचेंज पर। 6% इंटरेस्ट देना बहुत भारी इंटरेस्ट है, बहुत भारी इंटरेस्ट है। ऐसा होता नहीं है, कमर्शियल बैंक्स भी इससे कम पर कर्ज दे देते हैं। दूसरी बात शायद ये है कि दुबई हम उसकी वो तवक्कुआत पूरी नहीं कर सके जो वो हमसे चाहते थे। उसकी सियासी वजूहात हैं, उसमें ईरान की जंग भी एक मामला अपनी जगह पर मौजूद है। तीसरी बात इसमें यह है कि 4 बरस हो गए शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बने हुए। जी। अब तक हमारी समझ से ये बालातर है कि वो फैसला कौन करता है, कैसे करता है। अगर फैसला शहबाज शरीफ साहब ने करना है तो फिर हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली और फाइनेंस बिल की जरूरत नहीं है, चूंकि जब टैक्स लगाया जाता है तो टैक्स लगाने के लिए फाइनेंस बिल में जाना जरूरी होता है और ये कौमी असम्बली का इख्तियार है। ये उसके मुकम्मल तरीन इख्तियारों में से एक है जिस पर कोई दूसरी राय नहीं दी जा सकती। चले टैक्स लगा दिया, लोगों ने मान लिया, पेट्रोल की कीमत आप बढ़ा देते हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ाना और लेवी को सरचार्ज के तौर पर लेना, जी। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए इंटरनेशनल मार्केट में तो फिर तो यकीनन हम हर महीने हर हफ्ते उसकी कीमत को फिक्स करते हैं, लेकिन टैक्सेशन का मामला साल में एक दफा या 2 दफा ही होता है, हर रोज नहीं हो सकता। जी जी। यूँ महसूस होता है कि हमारे जो ऑयल टैंकर्स बाहर खड़े थे अपना हुर्मुज़ में जी। और उन पर तेल मौजूद था। जिस दिन जंग शुरू हुई उस दिन ये बताया गया था कि उस वक्त फ्यूलिंग हो रही थी हमारे पाकिस्तान के जहाज पर। वो यकीनन जंग की वजह से नहीं आ सके। इसका मतलब ये नहीं कि हमने नई कीमत पर वो पेट्रोल लिया या तेल लिया है, वो हमने उसी कीमत पर लिया जिस पर हमारा एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है। और हम जबकि एक सालिस के तौर पर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब के साथ हमारा कोई रपड़ा नहीं है, ईरान के साथ हमारा कोई मामला नहीं है, बल्कि ईरान तो जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और सऊदी अरब तो बहुत जाने कौन कौन सी हमें सहूलियात देना चाहता है और दे रहा है। ऐसे में ये बात बेदस क्यास है कि तेल की कीमत बढ़ गई और हमने महंगा तेल खरीदा। अगर हमने महंगा तेल खरीदा तो वो टेंडर जिसकी बुनियाद पर खरीदा उसको पब्लिक कर दिया जाए ताकि पता चल जाए। मैं ये समझता हूँ कि दुबई के पैसे देने के लिए एक नए टैक्स के लगाने की इनको जरूरत पड़ी ताकि वो डेफिसिट जो आएगा हमारे रिजर्व्स में उसको पूरा करने के लिए ओपन मार्केट से डॉलर खरीद के उसको पूरा किया जाए। लेकिन उसका तरीका ये नहीं होता कि आप कौम को आधी रात को सोए हुए उठाकर ये बताएं सही। कि हमने ये लेवी लगा दी है
और जब उस पर रद्द-ए-अमल बहुत शदीद आया और जो आना भी चाहिए था और अभी मजीद आएगा, उसकी बुनियाद पर आपने फिर बैकआउट किया। इसका मतलब ये था कि आपके जहन में ये मौजूद था और आप काबीना की तो मीटिंग कर ही नहीं रहे, आप तो कुछ लोगों की मीटिंग कर रहे हैं जिसके नतीजे में आपने ये कहा कि हमने इस पर मशवरा किया और फलां के साथ मशवरा किया। चीफ मिनिस्टर्स के साथ इस चीज पर मशवरा करने की जरूरत नहीं थी जी जी। और दूसरे बाकी लोगों के साथ भी नहीं। ये तो काबीना, वफाकी काबीना का फैसला है और उसको कौमी असम्बली में लेकर जाना चाहिए। ये हुकूमत ना कौमी असम्बली को अहमियत देती है ना किसी और चीज को अहमियत देती है। ये फैसला करते हैं और मखसूस हालात की वजह से लोग बर्दाश्त करते हैं और ये बर्दाश्त का इम्तहान ले रहे हैं, जाने कब तक लेंगे। अभी तो जो क्राइसिस आना है वो तो बाकी है, वो ये क्राइसिस आए। अजीम चौधरी साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि असल क्राइसिस तो अब शुरू होंगे, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होगा फिर उसका जो इम्पैक्ट आएगा, और आना शुरू हो गया है, चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब हर चीज़ पे 10 20 30 रुपए जो दुकानदार हैं उन्होंने आम आवाम के लिए तो महंगे करना शुरू कर दिए हैं। सो इसको तो हुकूमत वैसे ही पहले ही रिट नहीं थी, तो यहाँ पे भी कैसे मैनेज करेगी। मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। चौधरी अकमल साहब की गुफ्तगू भी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। चौधरी साहब, एदाद व शुमार के तो आप एक्सपर्ट हैं, किस तरह देखते हैं? एक चूँकि हम अवाम पे की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले अजीम चौधरी साहब ने गुफ्तगू यूएई वाली छेड़ दी, उसका उन्होंने लिंक भी दिया। ये मामला क्या बना? हुकूमत तो कह रही है, आज ज़रा उन्होंने ब्रीफ भी दिया कि इस मामले को इस तरह ना लिया जाए, ये एक हमारी एक ऑफिशियल एक ट्रांजैक्शन है और ज़रा वो हमने करनी थी, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। आप किस तरह देखते हैं कि वाकई में ऐसा ही है? आपके पास क्या खबर है? और चूँकि जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा, एदाद शुमार को आप जानते हैं, समझते हैं, और इसका इम्पैक्ट कितना आएगा? हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बयानात तो आ रहे हैं कि मामूल के मुताबिक हैं, लेकिन अगर थे तो ये टाइम नहीं है इस तरह की ट्रांजैक्शन का, जहां पाकिस्तान वैसे ही बड़े मुश्किल से चीज़ों को मैनेज कर रहा है और वहां पे आपको इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन करनी पड़ रही है। जनाब चौधरी साहब, पहले तो जो है ना यार, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, आपकी और माशाल्लाह आप लोगों की जो टीम थी वो इस चैनल 5 में जो है ना माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो बड़ी खुशी हुई है इसको देख के। आप हो गए, यासिर हो गए, आफ्ताब भाई हो गए, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल में आप लोग अपने बेहतरीन सलाहियतों से इस चैनल को मजीद आगे लेके जाएंगे। अच्छा, जहाँ तक बात है यूएई की, देखें यूएई में मामलात बहरहाल वो इतने सादा तो नहीं है, क्योंकि यूएई के लिए ये $2-2.5 बिलियन जो है ना, ये इतना मेरा नहीं ख्याल है कि उनके लिए कुछ बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिहाइंड द सीन बहरहाल कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक एंड के ऊपर कुछ नाराजगियां, कुछ शिकवे तो हैं यूएई को, और जाहिर है यूएई का स्टांस जो है ना, पहले यमन के हवाले से उसने सऊदी अरब से जो है ना वो पंगा लिया, फिर जो है वो उसका स्टांस आप देखें, अभी भी वो ये कह रहा है कि ईरान से जो है ना वो जंग लड़नी चाहिए और अब नए हुर्मुज़ को यूएई लीड करने को तैयार है अगर अमेरिका इसको कंटिन्यू करता है। तो और दूसरी तरफ यूएई के इंडिया के साथ भी जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो भी हमारे सामने है जी। तो इन सब चीजों को बावजूद इसके कि आज जो है वो हमारे जो है तर्जुमान वजारत दाखिला की वजारत खारजा की, उन्होंने क्लियर किया इसको कि ये रूटीन की ट्रांजेक्शन है, लेकिन मेरे ख्याल में रूटीन से हट के बहरहाल उसमें एक नाराजगी का एलिमेंट है और वो नाराजगी अभी से नहीं है, ये पिछले काफी टाइम से चल रही है। जब से ये समझे आप पाकिस्तान का और सऊदीया का डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो उसी वक्त ही आसार तो नजर आना शुरू हो गए थे कि जी अब अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा, और इसी वजह से सऊदीया के साथ जो है ना वो हमने जल्द जो है वो फौरी तौर के ऊपर एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। तो उसके हवाले से भी यूएई के रिजर्वेशंस थे। तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट की सतह के ऊपर दूरियां तो हैं, ठीक है ना, और बहरहाल फिर उसको डिप्लोमेटिकली कवर भी करना होता है, तो वजारत खारजा ने फिर इस चीज को कवर अप किया कि ये रूटीन की ट्रांजेक्शन है। हालांकि अगर यूएई हमारे पास चौधरी साहब अगर मान भी लिया जाए, जिस तरह ज़रा डिप्लोमेटिक बयानात की हद तक कि ये रूटीन की ही है, तो उसके लिए टाइम भी ज़रा, ये दोस्त मालिक हैं, इनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, खुद दुबई को दुबई बनाने में पाकिस्तान का, यानी पूरे यूएई को पाकिस्तान का बड़ा किरदार रहा, हमेशा वो सपोर्टिंग रहे, सपोर्ट किया उन्होंने। सो वो कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, तो कुछ तो है इसके पीछे।
और दूसरा जो इम्पैक्ट वहाँ पे जो एक आप जानते हैं कि वहाँ हमारी लेबर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से जो एक रद्दअमल भी आ रहा है, जो वहाँ पे उनको जिस तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने। सो इससे बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये कोई इतना मामूल का मामला नहीं है, ये बड़ा नुकसानदेह हो सकता है हमारे लिए अगर इसको चीज़ों को बैलेंस नहीं किया गया। तो ये कितना इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा? खुद आप ज़ाहिर ICMA को भी देखते हैं, जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो किस तरह देखते हैं इस पूरे अमल को? सिर्फ पाकिस्तान की नज़र से नहीं, ओवरऑल भी अगर हम देखें तो ज़रा दुबई खाली हो रहा है। तो ये एक दुबई में जफीर भाई, मैं एक बड़ा जो है ना पॉइंट आपको बताऊं, दुबई के पाकिस्तान के साथ अगर ताल्लुकात खराब होंगे तो दुबई जो है ना बहुत ज्यादा हार्ड स्टेप फिर भी नहीं ले सकते, क्योंकि दुबई में इंडियंस के बाद जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ना वो पाकिस्तानियों की है। तो दुबई भी अगर आज दुबई है तो उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। एक तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वहां पे जाके उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, नंबर 1। नंबर 2 जो है ना वो कराची की कॉस्ट के ऊपर दुबई बना है। मतलब अगर दुबई नहीं होता तो कराची तो आज से 70 साल 80 साल 100 साल पहले भी कराची था, इसकी सड़कें थी, यहाँ पे ट्रामे बल्कि बहुत अच्छा था। दुबई और यूएई तो उस वक्त रेगिस्तान था। तो अनफॉर्चुनेटली बस हालात कुछ ऐसे हो गए कि कराची जो है ना पस मंजर में रह गया और दुबई और यूएई आगे निकल गया। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर हमारे साथ ताल्लुकात खराब करना दुबई के लिए इतना आसान नहीं है। वहां से भी फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो जाएगा अगर पाकिस्तान के साथ वो बहुत ज्यादा इशूज जो है ना डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, जाहिर है ओपनली तो नहीं कर सकते, बराबर इस्लामी मुल्क है, लेकिन अगर डिप्लोमेटिक एंड के ऊपर भी करेंगे तो इट्स नॉट इजी फॉर दुबई एज वेल, दुबई क्या यूएई एज वेल। हाँ, पाकिस्तानी वहाँ पे भरपूर तादाद में मौजूद है, एक अच्छा खासा जो है वो ज़र मुबादला भी पाकिस्तान बेचते हैं, तो उसके पाकिस्तान को भी बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। सबसे पहले तो रेमिटेंसेस में जो ना कमी वाक़या हो जाएगी पाकिस्तान की, अगर वहाँ से हमारे लोग जो है ना वो डिस्प्लेस करते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ अल्लाह ना करे के बात जाती है। दूसरी तरफ ये $2-2.5 बिलियन का इकोनॉमिक एस्पेक्ट था ना, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पाकिस्तान की जो ना वो उन्होंने पाकिस्तान ने भी जो उन्होंने रखवाए हुए थे हमारे रिजर्व में, तो पाकिस्तान उसको खर्च नहीं कर रहा था। तो इससे मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान को कोई साइकोलॉजिकल जो एक होता है ना कि जी पहले $18 अरब के रिजर्व थे, तो वो कहने को जो है ना वो 16-16.5 अरब के ऊपर आ जाएंगे हमारे रिजर्व, वरना अदरवाइज मेरा ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान को कोई नुकसान होगा। हाँ, अलबत्ता इसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है रुपए के ऊपर, रुपए की जो है वो कीमत। आप ये कह रहे हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट ऐसा खर्च तो करने नहीं थे, वो बैलेंस मैं उसकी मिसाल देता हूँ। देखिए अब आपने अगर मेरे पास रखवाए में कि यार ये अपने पैसों में ये मेरे $2 भी रख लो जी, ठीक है ना, तो अब वो लेकिन खर्च नहीं करना, तो अब वो मेरे पास बस सिर्फ दिखाने को ही है कि यार मेरे पास ये $20 पड़े में, अब उसमें से आप $2 ले लोगे तो मैं तो पहले भी वही था, अब भी वही हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल के पहले $20 थे, अब मेरे पास $18 रह गए। तो ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा अगर वो हम उनको रीपे कर देते हैं उनकी। लेकिन अगर इसको हम मैनेज भी कर लें, जो कि हमारी इकोनॉमी जिस तरह की है या हम जिस तरह टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो चीज़ें मैनेज भी की जा सकती हैं। चौधरी अकबर साहब, मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा। किस तरह देखते हैं अजीम साहब, ये अब जो आपसे गुफ्तगू हो रही थी कि इम्पैक्ट तो अब आएगा, महंगाई आपने कर दी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा भी हो गया और इसका रद्द-ए-अमल आ रहा है, दूध दही और खाने पीने की जो चीज़ें हैं ये महंगी होना शुरू हो गई हैं और अभी तक ज़रा ऑफिशियली कोई रेट लिस्ट जो कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनकी तरफ से कुछ नहीं आया। जो आया हुआ भी है उसके ऊपर ज़रा वो एग्जीक्यूट करा ही नहीं सकते, रमज़ानों में नहीं होता तो आम दिनों में क्या होगा। सो आपको लगता है कि अब असल पैनिक तो इधर फैलेगा, ऊपर से तो आपने कर लिया, हुकूमत ओगरा शोगरा को तो कंट्रोल कर ही लेती है, इधर की कीमतें कैसे बैलेंस होंगी और आम आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? अजीम चौधरी साहब, मैं अपनी बात पहले पूरी कर लूं, पिछली भी मैं आता हूँ। हमने ये सुना था जिस वक्त PIA बिक रहा था जी, कि उस वक्त जो कंसोर्शियम बना उसमें दुबई शामिल है जी, और शायद $1 बिलियन की बात उस पर मौजूद थी। अब मुझे नहीं पता वो $1 बिलियन यहाँ होगा कि नहीं होगा, लेकिन जिस वक्त हमें पैसों की जरूरत थी और हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से गुफ्तगू करना चाहते थे, तो उनकी कंडीशंस थी कि आपके पास इतने पैसे होंगे तो हम आपके साथ निगोशिएट करेंगे, और उस वक्त हमने दुबई, सऊदी अरब और चीन से पैसे लिए थे जो हमारी मईशत के लिए ज़रूरी थे, एक मिनिमम हद के तौर पर हमने रखे थे। ये दोस्त ममालिक में होता है
लेकिन हमने तो रवायत बना ली हुई है कर्ज मांगने की और कर्ज पर जीने की। अब आगे आपका दूसरा सवाल। मेरा ख्याल है 6 से 7% पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ठीक। वो लोग जो इस वक्त खत गुर्बत से ऊपर हैं वो खत गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन और आम पेशा जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा तकलीफ में चले जाएंगे। बिजली के नर्ख बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट के नर्ख बढ़ गए हैं, पेट्रोल के नर्ख बढ़ चुके हैं, और इसके नतीजे में जो आने वाली फसल होगी उसके लिए मुमकिन है कि हमारे पास यूरिया भी पूरी तादाद में मौजूद ना हो। जाने हम अपनी गैस कहाँ इस्तेमाल करेंगे, हमारी गवर्नमेंट की क्या तरजीह होगी। इंटरनेशनली जो हमें मिल जाती थी पैसे दे के एलएनजी, वो अब हमें नहीं मिल सकेगी और गालिबन 4-5 साल नहीं मिल सकेगी। ऐसे हालात में कंजम्पशन का जो मामला होगा वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा और वो बढ़ेगी, डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन हम पूरी कहाँ से करेंगे ये एक लम्हा फिक्रिया है। और चूंकि ये बज़ाहिर पूरी होती नजर नहीं आ रही, इसलिए सप्लाई जब कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, और जब प्राइस बढ़ेगा और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी होगी जी। तो फिर पाकिस्तान का रुपया जो है वो और डिवैल्यू होगा, डॉलर महंगा होगा, हर चीज महंगी हो जाएगी। बहुत नाजुक सूरत हाल है, बहुत ध्यान से चलने की जरूरत है। मैंने तो खैर बहुत थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पढ़ी, लेकिन जो इकोनॉमिक्स पढ़े हुए लोग हैं वही कहते हैं कि खौफ ज्यादा करने वाली सूरत हाल आ चुकी हुई है। जी। खौफजदा करने वाली सूरत हाल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आज अकमल भाई, आप तो जिस तरह अजीम चौधरी साहब कह रहे हैं, ज़ाहिर है उनके भी एक्सपर्टीज़ हैं माशाल्लाह से, आप भी नंबर्स को समझते हैं, तो ये जो निचले तबके पे प्रेशर पड़ेगा ना असल, तो ये कैसे हम कर सकते हैं और प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जा सकती है या इसका हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? क्या ऐसी चीज़ें या कैसे, कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो हुकूमती ऑफिशियल अगर आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनकी गुजारिशात वो सुनते तो खैर है नहीं किसी की वो बात, उनके पास पॉलिसीज़ भी जाती हैं, खुद आपका जो इदारा है इतनी सालाना आप रिपोर्ट्स बना के सर जनरल्स उनको देते हैं, तो कौन सा कोई उस पर अमल करते हैं वो। लेकिन फिर भी ऐसे क्या, कौन से अवामिल हैं या कौन से ऐसे इक़दाम किए जा सकते हैं जिसकी वजह से पैसे भी, इनकम भी जनरेट हो और हुकूमत के ऊपर प्रेशर भी कम आए, और जिस तरफ अजीम साहब इशारा कर रहे थे ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ेगी तो उसका भी, उसमें भी कमी लाई जा सके। अकमल भाई, अकमल साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? अब दोबारा हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अजीम चौधरी साहब, इसी सवाल को मैं आपकी तरफ वापस लेके आता हूँ कि सर हमने ये ऑप्शन भी तो, जी अकमल साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी सुन रहा हूँ। मेरा सवाल आपने सुना या मैं रिपीट करूं? नहीं, मैंने सुन लिया है सवाल आपका। देखें, अभी इस वक्त जो हुकूमत को जो इकदाम करने की जरूरत है ना जी, उसमें जो अभी तक इन्होंने इकदाम किए वो तो बहुत नाकाफी हैं। सब्सिडी के हवाले से भी अभी उन्होंने जो कहा है अभी सिर्फ वो चीजें ऐलानात की हद तक हैं, और जो ट्रांसपोर्ट भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पंजाब में फ्री कर दी है या यहाँ पे उसके किराए सिंध और केपी वगैरह में अभी उनको रखा गया मेंटेन, लेकिन वो बड़ी एक लिमिटेड है। और उसको ज़ाहिर है कराची की अगर मैं बात करूं तो कराची की तकरीबन 2.5-3 करोड़ की आबादी है, तो उसमें इतनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हुकूमत चला रही है वो इतनी है नहीं जो इसको पूरा मतलब कर सके। तो और जो मिनी बस वाले हैं या रिक्शा टैक्सी वाले हैं उन्होंने अपने रेट्स जो है वो किराए के बढ़ा दिए, तो वो जो ऑयल का जो इम्पैक्ट आना था ट्रांसपोर्ट के ऊपर वो तो आ चुका है, ठीक है ना जी। अच्छा, उसके बाद अब जो है ना उनको ये जो सब्सिडी दी है, मैंने जैसा बताया, ये मेरे ख्याल में कोई उतनी अब तो मार्क नहीं है, लेकिन ठीक है चले पेट्रोल के ऊपर गुजारा कर लेंगे। असल मसला उस वक्त आएगा जब बिजली महंगी होगी, क्योंकि अगर इसी प्रोपोर्शन में बिजली को भी महंगा किया जाता है तो 20 रुपए तक का फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है ना वो बिजली के बिलों में ऐड हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर इंडस्ट्री के लिए पहले ही जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, वैसे ही उनके बारे में नहीं आ रही है, तो इंडस्ट्री डेफिनेटली बंद होने की तरफ जाएगी। अच्छा, इसी तरह अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करें तो अभी कटाई वगैरह का सीजन है, तो वहाँ पे भी ज़ाहिर ट्यूबवेल भी चलते हैं, यूरिया फर्टिलाइजर जो है वो भी शॉर्ट हो सकती है गैस की कमी की वजह से। तो हुकूमत को बेसिकली फोकस करना चाहिए इन बिजली के ऊपर, थोड़ी सी सब्सिडी देनी चाहिए कि उसमें जो है ना वो इस किस्म का इजाफा ना हो,
कि हमारी जो ना इंडस्ट्री बंद हो जाए। अच्छा, ये माजी में भी हमने देखा अकमल साहब कि आगाज़ किया गया था कि जी हम जल्दी मार्केट्स बंद कर दें। ये वाला एलिमेंट आपको लगता है कि ठीक है अगर हम डे टाइमिंग में काम करें, सुबह जल्दी उठ जाएं? बिल्कुल करना चाहिए। मैं इस हवाले से, बचत के हवाले से तो बिल्कुल, देखिए सारी दुनिया में जो है ना वो पैदल चलने का रिवाज है, सारी दुनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने का रिवाज है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अगर मोटरसाइकिलें या गाड़ियों में जो है ना वो अगर हमारा पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ भी जाती है ना, तो दैट इज मैनेजेबल, वो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ लेके जाएगी, साइकिलिंग की तरफ लेके जाएगी, दैट इज ओके। बट हमारी इंडस्ट्री नहीं अफोर्ड कर सकती ना, बिजली महंगी हो जाएगी तो इंडस्ट्री कहाँ से चलेगी, फिर तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इसी तरह यूरिया खाद नहीं मिलेगी तो फसलें कहाँ से उगेंगी, इसी तरीके से कुएं नहीं चलेंगे, फर्टिलाइजर और ट्यूबवेल्स नहीं चले। तो ये जो चीज है ना, जो लोगों की भीड़ है जिससे लोगों का कारोबार वाबस्ता है, कम अज कम उसको जो है ना, मतलब एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ जो है ना वो इम्पैक्ट है, उसको हुकूमत को रोकना पड़ेगा कि ये महंगाई का इम्पैक्ट इन इंडस्ट्रीज के ऊपर आएगा, जो रोजगार के मामला के ऊपर आएगा ना, इसको हर हाल में रोकना चाहिए। बाकी ये जो पेट्रोलों और मोटरसाइकिलों के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर, ये बेशक अगर हुकूमत इतनी ज्यादा केयर ना भी करे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लोगों के चूल्हे नहीं बुझने चाहिए, लोगों का रोजगार नहीं खत्म होना चाहिए, क्योंकि अगर रोजगार ही खत्म हो गया तो फिर तो ट्रांसपोर्ट आप सस्ती भी कर दो। बिल्कुल, ये वो मेरा पॉइंट था कि इन प्रोडक्शन हम अपना रोजगार के मजीद मौके कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर हुकूमत को करनी चाहिए। तो ऐसे कोई है आपकी नजर में पॉइंट? देखें इसमें देखें, जो अच्छी हुकूमत होती है, जो अच्छी सोच होती है ना, वो तो हमेशा जो है ना अपनी वीकनेसेस या उसके ऊपर जब इम्तिहान का वक्त आता है तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेते हैं। सारे भी ग्लोबली रिसेशन आएगा, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। और पाकिस्तान का जो सबसे प्लस पॉइंट है वो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर है। अभी हमारा जो है ना वो चावल जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारे फ्रूट्स वगैरह एक्सपोर्ट हो रहे हैं, गंदम जो है ना वो हमारे पास अगर वाफिर मिकदार में हो जाती है तो हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाल ही हमने यूएई के साथ जो है वो किया है, उनको भी हमने गंदम देनी है, तो हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। ठीक है। अच्छा अकमल साहब, चूंकि हम चीज़ें मिक्स कर जाते हैं, मेरे पास सिर्फ 3-4 मिनट रह गया, तो मैं जाते जाते चाह रहा हूँ कि चीज़ें डिस्कस हो जाए। यही सवाल मैं आपकी तरफ भी लेके आऊँगा, लेकिन अजीम साहब से पूछता हूँ कि ये इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, माजी में भी ये कोशिश की गई कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर सकें, जो कि हमारा बड़ी स्ट्रेंथ है ये, और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है। टूरिज़्म हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन था, उसके ऊपर लॉन्ग रन काम नहीं हो सका, उसके ऊपर भी हमारे पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। कोई आपको सर्विसेज ही बेहतर करनी है, कोई बाहर से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लानी है आपने, लेकिन आपको उसका जो इनपुट है वो बड़ा ज़बरदस्त आ सकता था, आउटपुट उसका बहुत अच्छा निकल सकता था। अभी भी जो रूट चौधरी अकमल साहब फॉलो करते हैं चीज़ें, वहाँ पे अभी हमने देखा कि सब कुछ करने के बावजूद रश लगा हुआ है, आपको होटलों के ऊपर लोग खाने खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं वीकेंड को। सो हमारे यहाँ इस चीज़ के ऊपर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा अजीम चौधरी साहब, कि लॉन्ग रन पॉलिसीज़ बनाई जाए? आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर अगर हम काम करें तो ये हमें फ़ायदा देगा, इसका नुकसान नहीं है, और इन्वेस्टमेंट भी कोई बहुत नहीं। और पिछली हुकूमत के दौर में किया गया था तो वो मजाक उड़ाया गया था कि ये जी मुर्गियाँ कट्टे और भैंसों की बात हो रही है, हालांकि ये हमारी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है, और गाँव देहात में अभी भी लोगों के पास ये चीज़ें मौजूद हैं, अपना खर्चा वो इसी तरह से मैनेज करते हैं। तो इस तरह के इनिशिएटिव क्यों नहीं लिए जाते, इनको क्यों इग्नोर किया जाता है अजीम चौधरी साहब? ये तो खैर हुकूमत को पता होगा वो क्यों इग्नोर करती है। मैं तो जो चीजें जानता हूँ वो आपके सामने रख रहा हूँ। 2700 अरब रुपए के करीब अशराफिया को रियायतें दी जाती हैं। ठीक। ये इसका कोई अंदाजा इस वक्त नहीं किया जा सकता कि कितना लोगों का कर्ज जो है वो माफ किया जाता है और फिर उनको दोबारा कर्ज दे दिया जाता है। सही। जो बिजली चोरी होती है, जो तेल चोरी होता है, जो पेट्रोल चोरी होता है, उसका कोई हिसाब हमारे पास नहीं है। बिल्कुल। हुकूमत की नाअहली की इंतहा है कि हमारी इस चोरी को रोकने में वो कामयाब नहीं हो सके। और मुस्लिम लीग नून की तो खैर सबसे बड़ी नाकामी ये है कि 1990 में उन्होंने वाटर रिकॉर्ड 91 में किया था, 90-91 में उस वाटर रिकॉर्ड को ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। अदरवाइज पानी की शॉर्टेज हमारे पास ना होती है। और इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है और आने वाले दिनों में है, अगर आज ओले गिर रहे हैं तो बरसात में क्या सूरत होगी। हमारी फसलें तबाह होने का इम्कान मौजूद है, हमारी फसल बहुत नुकसान में जाएगी। हमें एनवायरनमेंट को संभालने के लिए जो इकदाम चाहिए उनके लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। पता नहीं हम पैसे खर्च कहाँ करते हैं, और जहाँ कहीं खर्च करते हैं उसका कोई हिसाब भी रखते हैं कि नहीं रखते। ऐसे हालात में पाकिस्तान की सारी सूरत हाल में इस बात का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा कि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट होगी
और उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में यहाँ रोजगार के मौके मिलेंगे, मिलेंगे। यहाँ जी। बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है। अकमल चौधरी साहब, आप किस तरह देखते हैं? एक तो चाहे हुकूमत हो या अवाम, हमारा जो अमूमी रवैया है वो बड़ा ख़तरनाक है। हुकूमत कफ़ायशारी मुहिम की बात तो करती है, जिस तरह अभी अजीम चौधरी साहब भी इशारा कर रहे थे, लेकिन वो अपनी जो लग्जरी लाइफ है उस पर कोई कमी लाने को तैयार नहीं है, प्रोटोकॉल्स में कोई कमी नहीं आ रही। तो ज़रा आम आवाम भी उनकी तरफ देख रहे होते हैं। अगर मार्केट्स जल्दी बंद करने की बात हो रही है तो यही बिज़नेस कम्युनिटी कहती है कि जी हम कैसे मैनेज करें जब हुकूमत खुद कुछ इकदाम नहीं कर रही। तो ये जो रवैया है ये मार देता है हमें, चाहे हुकूमती हो या अवामी हो। हम इतने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा क्यों करते हैं? देखिए, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि हुकूमत को जो है ना अपने आप से स्टार्ट करना चाहिए। और ये कॉस्मेटिक किस्म के स्टेप, ये एक दिन की तनख्वाह दे दी, ये 6 महीने तक कबीना अपनी तनख्वाह नहीं लेगी, तो ये इस किस्म के कॉस्मेटिक स्टेप्स के बजाय बाकायदा कानून साजी करनी चाहिए कि जी अब देखें ना, हमारे यहाँ पे एक असिस्टेंट कमिश्नर 17 पंजाब में उनको जो है ना वीगो डॉलर दिए हुए और साथ में 2 पुलिस वाले दिए हुए। भाई क्यों दिए हुए? आप उनको किफायत शुमारी के ऊपर लाओ कि यार आप लोग जो है ना वो पैदल आओ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर आओ, ये क्या नहीं आ सकते हैं वो लोग? तो सबसे पहले हुकूमत को अपनी ब्यूरोक्रेसी और अपने वज़रा को आइडियल और सिंबल बनाना होगा कि देखो ये इन लोगों ने किफायत शुमारी शुरू कर दी। बिल्कुल चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि हुकूमत को आगाज अपनी तरफ से करना होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर 20-25 गाड़ियों से जाएंगे, कॉस्मेटिक स्टेप नहीं लेने। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमान का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और अपफ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।